हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल स्टडी ऑफ करंट में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट में इसके साथ ही कुछ और भी ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जहां संस्कृत से सवाल पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि संस्कृत एक ऐसा विषय है जिससे हमारा सदियों से लगाव रहा है। हम अपने देश में संस्कृत की गाथाओं के बारे में बहुत बार सुने हैं, पहले भी सुनते आ रहे थे और आज भी सुनते हैं। कहा जाता है कि बहुत समय पहले कई ऋषि मुनि, महात्मा और संत ने अपनी रचना को संस्कृत में लिखा था और कई भाषाओं की जननी संस्कृत को ही माना गया है। तो आप समझ सकते हैं कि संस्कृत का हमारे जीवन में कितना महत्व रहा है। इसके साथ ही हम अपनी भाषा का सम्मान करें और महत्व दें, यह भी हमारा परम कर्तव्य होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि संस्कृत हमारे जब सब्जेक्ट में नहीं है तो हम क्यों पढ़ें। लेकिन दोस्त, आपको बता दें कि संस्कृत हम पढ़ें ना पढ़ें, लेकिन हमको संस्कृत के बारे में जानना चाहिए। और हम सिर्फ संस्कृत के बारे में ही नहीं, संस्कृत हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो और अदर भाषा जो भी हो, इन सब के बारे में अगर आपको जानकारी है तो यह बहुत अच्छी बात है। ज़रूरी नहीं है कि आपका एग्ज़ाम इस सब्जेक्ट का हो तभी आप पढ़ें। आप किसी भी भाषा को अगर उसे व्याकरण के ढंग से देखना चाहते हैं तो आप उसके बारे में जानकारी रखते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जब हम ट्रेन में सफ़र करते रहते हैं तो आपके पास में ही बैठा व्यक्ति किसी दूसरी भाषा में बोल रहा होता है और उस टाइम पे आपको समझ में नहीं आता है कि ये व्यक्ति क्या कह रहा है। और तब आपको समझ में आता है कि काश थोड़ा बहुत हम भी जानते होते तो शायद समझ गए होते। थोड़ी सी आपको खुशी होती होगी कि अगर हम इनके बारे में नहीं जान रहे हैं तो हम भी कुछ बात करेंगे तो इन्हें भी नहीं पता होगा। लेकिन दोस्त, आपके मन में थोड़ा सा लगाव रहता है उनकी भाषा के प्रति, उसको सुन करके कि अगर हम भी ऐसे बोलें तो ये लोग नहीं समझ पाएंगे, या फिर ये लोग क्या कह रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, अगर हमें पता चल जाता तो शायद थोड़ा अच्छा होता। तो इसलिए हमें भाषाओं के बारे में जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम संस्कृत की एक महागाथा के तौर पर इसका पाठ्यक्रम लेकर आए हैं और इसके बारे में आप सबको जानकारी के साथ और बहुत ही अच्छे तरीके से चाहेंगे कि आप सबको इस बारे में जानकारी प्राप्त हो और आप लोग जानें कि यह कहाँ से आया, कैसे आया और इसका क्या महत्व है। तो आप सब इस चैनल से जुड़े रहिए और अपने इतिहास को जानने का प्रयास ज़रूर करिए। तो दोस्तों, हम यहाँ पर सबसे पहले जानेंगे कि संस्कृत संस्कृत क्या है, इसका अर्थ क्या है, यह किन शब्दों से मिलकर बना है। और फिर जानेंगे कि व्याकरण, ऐसा ज़रूर है कि जब हम किसी भाषा को पढ़ने जाते हैं तो उसमें सबसे पहले हमें व्याकरण की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि व्याकरण से ही जुड़कर वो भाषा बनी होती है। क्योंकि व्याकरण में उसके नियम और जो भी मूल तत्व होते हैं सब व्याकरण में ही रखे रहते हैं। अगर आप किसी भी भाषा के व्याकरण को जानते हैं तो इसका मतलब है कि आप उस भाषा का इतिहास पढ़ रहे हैं। इसलिए व्याकरण का अर्थ भी हम समझेंगे और फिर ऐसे ही बहुत सारी इंटरेस्टिंग जानकारियों को हम जानेंगे। तो आइए देखते हैं इसका पाठ्यक्रम क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पर वन लाइनर सारे क्वेश्चन रहेंगे। हम उम्मीद करते हैं अपने आप से कि हम आपको डेली 100 प्रश्न करवाएं, ताकि आप जितने ही इन प्रश्नों को जानेंगे उतना ही आपको पता होगा कि हाँ, इसमें कैसे प्रश्न बनते हैं। और जिनको जानना है वो इस चैनल से बस जुड़े रहिएगा, सुनते रहिएगा, आपको जानकारी मिलती रहेगी। तो एग्ज़ाम वाले बच्चे आप ज़रूर देखिएगा इसमें कहाँ का पाठ्यक्रम कैसे क्या दिया है, एग्ज़ाम में कैसे पूछा जाता है, क्या क्या इम्पॉर्टेंट है। और आपको बताएं कि सारे प्रश्नों के साथ साथ हम व्याख्यात्मक उत्तर भी देंगे, यानी कि जितने प्रश्न आपके इसमें निहित नहीं है, यानी कि जो हम यहाँ पर प्रश्न नहीं डाल पाए हैं, उन प्रश्नों को हम मौखिक बता देंगे। और उसके साथ में बहुत सारी विस्तार पूर्वक आपके साथ चर्चा भी करनी है। तो इसलिए आइए देखते हैं सबसे पहला क्या है। आपके पाठ्यक्रम में सबसे पहला है माहेश्वर सूत्र और वर्ण विचार, यानी कि सबसे पहली चर्चा हमारी वर्ण विचार और माहेश्वर सूत्र पर होगी। दूसरा है कारक, तीसरा है संधि, चौथा है समास, पांचवा है उपसर्ग एवं प्रत्यय, छठा है शब्द रूप, सातवां है धातु रूप, आठवां है अवाच्य, नौवां है पर्यायवाची और 10वां है संज्ञा। इसके साथ में आपको बता दें कि हम अलंकार, सूक्तियाँ, संस्कृत संख्याएं, सर्वनाम रूप,
घर की उपयोगी वस्तुएं, कीड़े मकोड़ों के नाम, पशुओं के नाम, रिश्तेदारों के नाम, शरीर के अंगों के नाम, घरेलू वस्तुओं के नाम, शरीर के अंगों के नाम, विलोम शब्द, ये सब जो है हम इसी पार्ट में पढ़ेंगे और यह सब हमारे संस्कृत में ही निहित रहेगा। तो आप ये मत सोचिएगा कि हम यहाँ पर इसको अगर नहीं लिखे हैं तो हम इसे नहीं बताएंगे। हम पूरा प्रयास करेंगे कि संस्कृत में जितनी भी जानकारी हमारे पास रखी हुई है उतना हम आपको बता दें और उससे आपको अवगत कराएं। तो आप चैनल से ज़रूर बने रहिएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम संस्कृत के बारे में जानने चल रहे हैं तो हमें सबसे पहले संस्कृत का अर्थ पता होना चाहिए। संस्कृत क्या है, कहाँ से आया है, किन शब्दों के मेल से बना हुआ है। तो आइए देखते हैं संस्कृत क्या है। तो संस्कृत सम, क्री और क्त, आधा का और ता है, इसके शब्दों के मेल से बना हुआ है। यहाँ पर सुट का आगम हुआ है और संस्कृत शब्द का अर्थ होता है शुद्ध, परिष्कृत, परिनिष्ठित या परिमार्जित। यह सब संस्कृत के ही अर्थ हैं और एक शब्द में माना जाए तो संस्कृत भाषा का अर्थ होता है शुद्ध व परिमार्जित भाषा। तो यह आपके संस्कृत के लिए हो गया। इसके बाद हम व्याकरण की बात करें तो व्याकरण जो है वि, आंग, क्री और ल्युट, इन 4 शब्दों की मेल से बना हुआ है। इसके माध्यम से शब्दों की उत्पत्ति बताई जाए। व्याकरण में जिसके माध्यम से शब्दों की उत्पत्ति बताई जाए वह व्याकरण कहलाता है। व्याकरण शब्द शास्त्र भी है, ऐसा माना जाता है। तो अगर हम इतनी बड़ी भाषा को पढ़ रहे हैं तो आप ज़रूर जानना चाहेंगे कि व्याकरण मतलब इसका उत्पादन कैसे हुआ, कितने कवियों ने क्या क्या मेहनत की, कितने सारे लोग इसे बनाने में लगे रहे और हमारे इतिहास में इसका कितना बड़ा महत्व रहा है। तो संस्कृत में हमारे व्याकरण के त्रिमुनि भी हैं। अब आप कहेंगे कि त्रिमुनि कौन है? तो आपके एग्ज़ाम में जो एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं उनके एग्ज़ाम में कभी कभी त्रिमुनि का प्रश्न पूछा है, हालांकि ये कई बार पूछा भी गया है। तो त्रिमुनि हैं आपके पाणिनि, कात्यायन, कात्यायन का एक और नाम है वररुचि और तीसरे हैं पतंजलि। एग्ज़ाम में दरअसल ऐसे पूछा जाता है कि ये त्रिमुनि जो हैं 3 ऑप्शन में दे दिया जाएगा और चौथा जो ऑप्शन है वहाँ पर कालिदास, भामा या कोई अन्य कवि का नाम रख दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन से कवि हैं जो त्रिमुनि में नहीं हैं। तो अगर आप इन कवियों के बारे में नहीं जानते होंगे तो एकदम सिंपल सी बात है कि आप वहाँ पर गलत कर देंगे। इसलिए आप त्रिमुनि के बारे में जानते रहिए और आपसे उम्मीद है कि आप नोट्स लेकर बैठे रहिएगा और पढ़ते टाइम जो भी आपको इसमें इम्पॉर्टेंट लगे उसे आप नोट कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं अष्टाध्यायी क्या है। ये जो अष्टाध्यायी है यह भी एक महत्वपूर्ण रचना है। यह पाणिनि की रचना है। यह व्याकरण शास्त्र का महत्वपूर्ण ग्रंथ भी है। इसके बारे में आप जानते रहिएगा और पाणिनि को सूत्रकार भी कहा जाता है। इसके बाद आइए देखते हैं वर्ण। वर्ण को हम अक्षर के नाम से भी जानते हैं। तो आइए देखते हैं वर्ण क्या है या फिर अक्षर क्या है। तो हम मुख से जिन ध्वनियों या वर्णों या अक्षरों का उच्चारण करते हैं यानी कि बोलते हैं उन्हें वर्ण या अक्षर कहते हैं। वैसे तो यह भी कहा जाता है कि न क्षरत इति अक्षरः। तो इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि जिसका क्षरण या विनाश ना हो वे अक्षर हैं। जैसे अ हुआ, ई, उ, क, ख, ग, ये सब वर्ण या अक्षर कहे जाते हैं। इसके बाद हम थोड़ी मोटी मोटी या हेडिंग वाली बातों पर ध्यान देंगे जो आपको सूत्र के रूप में संस्कृत में याद रखना है। जैसे आपके माहेश्वर सूत्र हो गए और स्वरों के भेद हो गए, व्यंजन के भेद हो गए, ये सब हम थोड़ा थोड़ा बताएंगे। तो वर्ण के 2 प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर को अच नाम से भी जाना जाता है। स्वर के भेद हैं ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। इनके बारे में जो भी पढ़ना है आप लोग अगर बुक से पढ़ लेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा, पर हम थोड़ा बहुत बता दे रहे हैं। स्वरों की संख्या संस्कृत के व्याकरण शास्त्र में 9 मानी गई है और मूल स्वर 5 होते हैं। संयुक्त स्वर 4 हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ पर व्यंजन की बात नहीं हो रही है, स्वर की बात हो रही है। तो संयुक्त स्वर क्या हैं? 4 हैं। ए, ओ, ऐ, औ, ये 4 संयुक्त स्वर हैं। मूल स्वर 5 हैं, अ, ई, उ, री और ली।
और जो आपके 9 प्रमुख स्वर हैं वो हैं अ, ई, उ, री, ए, ओ, ए, औ। ये 9 जो हैं आपके स्वर की संख्या है। इसके बाद है व्यंजन। व्यंजन को हल के नाम से भी जाना जाता है। व्यंजन के 3 प्रकार हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो इसमें आप जानते रहिएगा क्या क्या है, कैसे कैसे है। अंतस्थ व्यंजन भी हैं, मिश्रित व्यंजन भी हैं, आयोगवाह भी है, नासिकानुस्वारस्य भी है। इन सब के बारे में आप बुक में अगर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, उससे आप पढ़ लीजिएगा। आइए देखते हैं माहेश्वर सूत्र कौन कौन से हैं। तो माहेश्वर सूत्र पाणिनि ने संस्कृत के व्याकरण बनाने की इच्छा से घोर तप करके भगवान शिव को प्रसन्न किया और खुश होकर के शिव ने नृत्य के साथ डमरू वादन किया। उसी से महर्षि पाणिनि को ये 14 सूत्र सुनाई पड़े। भगवान महेश्वर ने डमरू से उत्पन्न होने के कारण इसे महेश्वर सूत्र नाम दिया गया है। इस पर एक श्लोक भी है, नृत्तावशाने नटराज राजौ ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर तु कामः सनकादि सिद्धान एतद्विमर्शे शिव सूत्र जालम। तो यह पूरा बताया गया है इसमें कि किस तरीके से 14 माहेश्वर सूत्रों को उत्पन्न किया गया था। आयुड़ ऋलिक, ये जो 14 सूत्र हैं इन्हें चतुर्दश सूत्र भी कहा जाता है। भगवान शिव के डमरू से निकलकर पाणिनि को प्राप्त हुए थे, इसीलिए इसे शिव सूत्र या महेश्वर सूत्र के नाम से भी जानते हैं। इन सूत्रों में संस्कृत वर्णमाला है, अतः इन्हें वर्ण समाम्नाय सूत्र भी कहते हैं। इन्हीं सूत्रों से प्रत्याहार भी बनाए गए हैं, जिन्हें प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं। तो इसमें इन 14 माहेश्वर सूत्रों से ही 42 प्रत्याहार भी हैं। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि प्रत्याहारों की संख्या कितनी है तो आप वहाँ पर 42 टिक करिएगा। अगर ऑप्शन में ना हो तो आप 43 या 44 भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप एग्जैक्ट मांगते हैं तो वह आपका 42 है। आइए देखते हैं चतुर्दश माहेश्वर सूत्र कौन कौन से हैं। तो हम आपको बताएंगे, आप नोट कर लीजिएगा या फिर हमारे साथ बोलते चलिएगा, आपको याद हो जाएगा। तो अयुड़, ऋलिक, एओंग, एओच, हैवरट, लड़, इयंगमणनम, झभय, घटदस, जब गडदस, खप छठत चटतव, कपय, ससर, हल। यह जो है आपके 14 माहेश्वर सूत्र हैं। और आपके प्रत्याहार की संख्या कितनी है? 42। और थोड़ा रिवीजन कर लें तो आपके मूल स्वर कितने हैं? मूल स्वर आपके 5 हैं, संयुक्त स्वर 4 और संस्कृत में स्वरों की संख्या 9। तो इसे आप ध्यान में रखे रहिएगा। आइए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। वहाँ पर भी हम व्याख्या पर जब आपको बताएंगे तो आपको फिर से दोहरा के बता देंगे ताकि आपको ध्यान में रहे। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न या फिर वन लाइनर क्वेश्चन में आपका पहला प्रश्न क्या है। माहेश्वर सूत्र, इसमें आपका पहला है, पाणिनि के अनुसार माहेश्वर सूत्र कितने माने गए हैं? तो आपको पता है 14, और अभी अभी हमने आपको 14 माहेश्वर सूत्रों को पढ़कर बताया भी, तो आप याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, अच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो हमने बताया कि स्वर और अच नाम से संबोधित किया जाता है स्वर को, तो अच प्रत्याहार में सभी स्वर आ जाते हैं। उसके बाद है अभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं? तो अभ्यंतर प्रयत्न जो हैं वो 5 होते हैं। अब आप कहेंगे कौन कौन से? तो इसमें पहला है स्पृष्ट, जिसे स्पर्श वर्ण भी कहा जाता है। दूसरा है ईसत स्पृष्ट, तीसरा है विवृत, चौथा है ईसत विवृत और पांचवा है संवृत। ये आपके 5 अभ्यंतर वर्ण हो गए। ए और ए का उच्चारण स्थान क्या है? तो यह है कंठ तालु। आइए थोड़ा सा जान लेते हैं। जिस तरह से ए और ए का कंठ उच्चारण स्थान, ए और ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु बताया गया है, उसी तरह से हम कुछ उच्चारण स्थान और भी हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। तो मुख के जिस भाग से वर्ण का उच्चारण किया जाता है उसे वर्ण का उच्चारण स्थान कहा जाता है।
आपके सूत्र हैं इस प्रकार से। सबसे पहला है अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। इससे आपको क्या पता चलता है, अ और आ, छोटा आ और बड़ा आ। उसके बाद आपके कु से ले लिया जाएगा क वर्ग पूरा, यानी कि क ख ग घ अंगा। ह से ले लिया जाएगा ह और विसर्ग, उसमें दिया गया है अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, यानी कि अ और आ, क वर्ग का पांचों, ह और विसर्ग, यह सब कहाँ से बोले जाते हैं, कंठ से। इनका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। तो आपका ये पहला हो गया। दूसरा है इचु यसा नाम तालु। तो ई और बड़ी ई, इसके बाद चू से च वर्ग, यानी कि च छ ज झ इया। उसके बाद य और स आपका तालव्य सा है। ये सारे जो हैं इचु यसा नाम तालु से बोले जाते हैं, यानी इन सब का उच्चारण स्थान जो है वो तालु है। इसके बाद है ऋतु रसाणाम मूर्धा। री और बड़ी री, टू से आपका हो गया ट वर्ग, यानी कि ट ठ ड ढ अड़ा। र और मूर्धन्य श, ये सारे जो हैं मूर्धा से बोले जाते हैं, यानी कि इनका उच्चारण स्थान मूर्धा है। और चौथा है ऋतु लसा नाम दंताह। इसमें कौन कौन से वर्ण हैं, सबसे पहले रे, जिसका दीर्घ नहीं होता है। यह आपके टेट में प्रश्न पूछा जा चुका है कि कौन सा वर्ण है जिसका दीर्घ नहीं होता है, तो वहाँ पर आपका रि सही था। उसके बाद त वर्ग, यानी कि त थ द ध न। उसके बाद ऋतु हो गया ल शा, ल एक वर्ण और स दंत्य वाला स रहेगा। लसा नाम दंतः, ये सारे आपके उच्चारण स्थान दंत से हैं। अगला है उपु पद्मानीया नाम ओष्ठौ। यहाँ पर उ, बड़ा उ, उसके बाद प वर्ग, प फ ब भ मा, और फिर उप पद्मानी प और फ, इन सब का उच्चारण स्थान आपका ओष्ठ है। आगे है छठा इयंग मड़ना नाम नासिका च, यानी कि इय म अंगा अड़ न, ये सारे अनुनासिक वर्ण हैं, इनका उच्चारण स्थान नासिका है। सातवां है इदैतो कंठ तालु, यानी कि ए, ये दोनों वर्ड जो है कंठ तालव्य से बोले जाते हैं, यानी कि कंठ तालु। इनका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ तालु। आठवां है उदौतो कंठोष्ठम, यानी कि ओ और औ कंठोष्ठ वर्ण है, इनका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ ओष्ठ। नवा है वकारस्य दंतोष्ठम, यानी कि व का उच्चारण स्थान जो है दंतोष्ठ वर्ण है, यानी कि दंतोष्ठ यहाँ पर सही है। और 10वां है जीवा मूली जीवा मूलम। एक वर्ण होता है जो क और ख, इसको जीवा मूली वर्ण भी कहते हैं, इनका उच्चारण स्थान जीवा मूलम होता है। और 11वां है नासिकानुस्वारस्य। नासिक के वर्ण जिसमें अनुस्वार होते हैं उनका उच्चारण स्थान जो है वो नासिका है। तो ए और ए का उच्चारण स्थान इसमें क्या है, कंठ तालु। इसका सूत्र क्या है, ए दैतव कंठ तालु। अगला है च वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो च वर्ण का उच्चारण स्थान तालु है। ऊष्म वर्ण के अंतर्गत कौन कौन वर्ण आते हैं, तो ऊष्म वर्ण से हम समझ सकते हैं जिससे घर्षण की, यानी कि जिससे गर्म हवा निकले और घर्षण हो, वहाँ पर श श श और ह, यानी कि तालव्य श, मूर्धन्य श और दंती सा होते हैं और ह होता है। इन सब का ऊष्म वर्ण से संबंध है। बाह्य प्रयत्न के प्रकार हैं। बाह्य प्रयत्न जो है 11 प्रकार के हैं। इनमें बाह्य प्रयत्न में आइए थोड़ा सा देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो विवार, श्वास, अघोष, संवार, नाद और घोष, ये सब बाह्य प्रयत्न से हैं, यानी कि विवार, श्वास, घोष 3, संवार, नाद, घोष 6, अल्प प्राण, महाप्राण 6 और 2 8, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित 8 के बाद 9 10 11, आपके 11 पूरे हो गए। उसके बाद आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है संस्कृत में कुल स्वरों की संख्या है 9। अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं संस्कृत में कितने स्वर हैं, 9, हिंदी में 11।
तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। अ किस प्रकार का स्वर है? अ जो है वो केंद्रीय स्वर है। और शायद यहाँ पर क्वेश्चन 2 बार हो चुका है। ए और ए का उच्चारण स्थान क्या है? कंठतालु। और अगला प्रश्न है उपसर्ग संज्ञा विधायक सूत्र है। उपसर्गा क्रिया योगी। उच्चय की अवयव संज्ञा करने वाला सूत्र है स्वरादिनी पातमव्यम। आकार के कितने भेद हैं? 18। रि वर्ण का उच्चारण स्थान है मूर्धा। अभ्यंतर प्रयत्न के प्रकार हैं 5। अंतस्थ वर्ण है यण, जिसमें य व र ल आ जाते हैं। अट प्रत्याहार के वर्ण है स्वर तथा ह य व र ट। ऊष्म वर्णों का बोधक प्रत्याहार है सल। सल में ऊष्म वर्ण आ जाते हैं। ईसत स्पृष्ट प्रयत्न है अंतस्थों का, यानी कि अंतस्थ व्यंजन जो हैं वो ईसत स्पृष्ट में आते हैं। अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? इसमें है अ ई उ री री। आचार्य पतंजलि द्वारा रचित व्याकरण ग्रंथ है महाभाष्य। आभ्यंतर बाहरी प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? 5 से 11, यानी कि 5 भी होते हैं और 5 से 11 के बीच में जो है आभ्यंतर बाहरी प्रयत्न होते हैं। तो कभी आप क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होइएगा, ऑप्शन के हिसाब से आप अपने आप को चेंज करिएगा। मान लीजिए अगर आप पढ़ें कहीं पे 11 है और वहाँ पर ऑप्शन 11 है ही नहीं, तो जो ज़्यादा पॉसिबल है वही आप लगाएंगे वहाँ पर, इसलिए आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। अगला है अष्टाध्यायी व्याकरण ग्रंथ के रचनाकार हैं पाणिनि। और अकर्मक तथा सकर्मक क्रिया का संबंध है क्रिया से। तो यहाँ पर आप कितने प्रश्न हो गए? अगला है रि वर्ण का उच्चारण स्थान है। तो अभी हम पीछे ही पढ़े थे, रि वर्ण का उच्चारण स्थान मूर्धा है। किन वर्णों की परस्पर सवर्ण संज्ञा की गई है? रि वल रे की। वर्गों के द्वितीय चतुर्थ और सरल वर्णों की संख्या होती है महाप्राण। संस्कृत वर्णमाला में मूल स्वरों की संख्या है 5। अनुनासिक वर्णों का उच्चारण स्थान होता है मुख नासिका से। महर्षि पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला को बांटा है 14 खंडों में। माहेश्वर सूत्र से कितने प्रत्याहार बनाए गए हैं? 42। संस्कृत में धातु रूप कहते हैं क्रियापद को। आयोगवाह कहा जाता है विसर्ग को। जिन वर्णों के उच्चारण में अंदर की कम वायु का उपयोग होता है उसे अल्प प्राण कहते हैं। ज कौन सी ध्वनि है? अल्प प्राण। संस्कृत व्याकरण त्रिमुनि कौन है? तो कात्यायन, पतंजलि और पाणिनि। वार्तिक के रचनाकार हैं कात्यायन। कश्मीरी पंडित कैयट ने कौन सी टीका लिखी है? तो इनकी टीका है प्रदीप। वाक्यपदी संस्कृत व्याकरण ग्रंथ है भृतहरि। स्फोटवाद पर आधारित स्फोट सिद्धि ग्रंथ के रचनाकार हैं मंडन मिश्र। तो यहाँ पर आपके सारे प्रश्न पूरे होते हैं और जितने प्रश्न आप किए हैं उनसे ज़्यादा हमने सबसे पहले आपको बताया है और उसके बाद में आपके प्रश्नों को हल करवाया है। तो जब आप प्रश्न को करिएगा तो जितने भी प्रश्न हैं आपके वो तो पहले ही सही हो जाएंगे, क्योंकि आपने सबसे पहले उसका बेसिक जो था उसे जान लिया था। तो हमें नहीं लगता है कि आपको ज़्यादा समस्या हुई होगी इन प्रश्नों को करने में, और प्रश्न बहुत ही सिंपल थे। आगे आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे आपके प्रश्न भी उतने हार्ड होते जाएंगे। तो आप हमें बताइएगा कि इस चैनल पर आपको पढ़ के कैसा लग रहा है और आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, और संस्कृत के बारे में आपके क्या ख्याल हैं आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।